नमस्ते। बीइंग हेल्दी चैनल के स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशियल गाइडलाइन में मैं जय चंद्रकांत आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। हम क्वेश्चन और आपके कंसर्न्स को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। एक ना मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया था, उसने यूट्यूब चैनल देखा, कहा कि यार मैंने वो शुरू कर दिया है, मुझे बहुत कन्विंसिंग लगा। तो जैसा बताया था 7 बजे नींबू पानी पिया और उसके बाद जो बताया था कि अपना अपना शेड्यूल आप फॉलो करो, तो मैं अपने शेड्यूल के हिसाब से 2 एग वाइट खाया और जिम चले गया। अरे भाई ऐसा नहीं है, आपका शेड्यूल अपने फॉलो करना है। इसका मतलब अगर बच्चों के घर में पढ़ाई लेनी है या घर में कोई काम करना है, वाइफ को मदद करनी है, अपना कोई पेंडिंग वर्क होगा लैपटॉप पे करना होगा, या और ऐसा कोई खुद का जो शेड्यूल है, आपका वर्कआउट करना है, इस तरह का कोई शेड्यूल है तो उसे आपको फॉलो करना है। तो अब इसके बाद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग न रहे, इसलिए क्लियर वे 7 बजे आपने नींबू पानी पीना है। 7 बजे से 9 बजे तक आपने पेट के अंदर कुछ भी नहीं डालना है। उसके बाद 9 बजे आपने डिटॉक्स जूस पीना है, एशगार्ड का, अगर अवेलेबल नहीं है तो लौकी का। इसके बाद 9 बजे से लेके तो 4 बजे के बीच में आप अपने पेट में सिर्फ पानी ही डाल सकते हो। पानी के अलावा कोई न्यूट्रिशन, सॉलिड या लिक्विड डाइट नहीं ले सकते। 4 बजे आपको ताज़े रसीले भरपूर फल खाना है। आप 250 ग्राम खाइए, 500 ग्राम खाइए। अगर आपका इंटेक ज़्यादा है तो 500 ग्राम के ऊपर भी खाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो रसदार फल होने चाहिए। फिर यहाँ से लेके तो 6 बजे तक आपको आपके पेट में पानी के अलावा कुछ नहीं डालना है। 6 बजे आपने सादा खाना खाना है, जैसा एपिसोड 2 में हमने बताया था। उसके बाद आप 7 बजे शाम को पानी पी लेंगे और 7 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक आपको पेट में कुछ भी नहीं डालना है। इसके अलावा जो आपका शेड्यूल है पेट में कुछ डालने के अलावा, वो आपने तो मेंटेन करना है। चलिए, तो हम अभी हमारे आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। कुछ लोगों के मन में ये कंसर्न्स होता है कि प्रोग्राम तो अच्छा है, डाइट भी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इजीली अफोर्डेबल है, लेकिन क्या कोई रिलैक्सेशन है ही नहीं? क्योंकि इतना स्ट्रिक्ट अगर हम पहले से ही चलेंगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि 2-3 दिन बाद सोचेंगे कि नहीं यार, नहीं हो पा रहा है हमसे। तो कोई बात नहीं, अगर आप शुरुआत करने के लिए ईगर है तो जो बीच में ज़्यादा बड़ा स्पैन है पेट में कुछ भी न डालने का, फॉर एग्जांपल सुबह 9 बजे आपने एशगार्ड का जूस पी लिया है तो आपको दोपहर 4 बजे तक कुछ भी नहीं डालना है पेट में। तो इसलिए कि आप बिगिनर है, पहले कुछ दिन रिलैक्सेशन आपको मिलना चाहिए, तो आप शुरुआत से 3-4 दिन या पूरे 1 हफ्ते के लिए रिलैक्सेशन ले लीजिए कि 9 बजे आपने एशगार्ड जूस पी लिया, अब 11 बजे आप कुछ फ्रूट्स खा सकते हैं। फिर 2 घंटे की गैप के बाद 1 या 1:30 बजे के बीच में आप फिर से फ्रूट्स खा सकते हैं। फिर 3-3:30 बजे या फिर डायरेक्टली 4 बजे आप फिर से फ्रूट्स खा सकते हैं, लेकिन सिर्फ फ्रूट्स ही खा सकते हैं और पीना है तो सिर्फ पानी ही पी सकते हैं। और बी कॉशियस, आपको जूस अगर लेना है तो वो प्रिजर्व्ड पैक्ड फूड वाला जूस नहीं लेना है। आप अपने फ्रूट्स को चॉप कर लीजिए, मिक्सी ग्राइंडर में डाल लीजिए, कपड़े से उसे छान कर अपने साथ कैरी कर लीजिए, वही जूस आपने लेना है। प्रिजर्व फूड, पैक्ड फूड, शेल्फ लाइफ बढ़ने वाली जो भी चीज़ें हैं वो हम हमारे डाइट में रिकमेंड नहीं करते हैं। तो इस हिसाब से आप रिलैक्सेशन लीजिए। फिर उसके बाद के अगले हफ्ते में थोड़ा सा जो इनटेक है फूड का, पेट में जो आप फ्रूट्स डाल रहे हो उसका इंटेक थोड़ा कम करके देखिए, पाचन संस्था को खाली रखने की कोशिश कर लीजिए। अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर अगला हफ्ता कैसे तो भी एडजस्ट करके देखिए। ऐसा करते करते एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आप सुबह 7 बजे नींबू पानी, फिर उसके बाद 9 बजे एशगार्ड जूस और उसके बाद दोपहर 4 बजे तक पेट में कुछ भी नहीं डालोगे। ज़रूरत पड़ी थोड़ा सा पानी पी लो, उसके बाद खाना शाम को 6-7 बजे के बीच में खा लोगे। तो इस हिसाब से आपको खुद को ही एडजस्ट करना है। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना है खुद को, जैसा जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है वैसा ही करना है। हमारे शरीर को रिसेट एंड रिकूप कर रहे हैं, इससे हम टॉर्चर नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि कितना एडवांटेज लेना चाहिए और कितना इंडू एडवांटेज आपने नहीं लेना चाहिए, और कितना कंफर्ट जोन में रह के आपने इस डाइट सिस्टम को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या शुरुआत में हफ्ते में 1 दिन अपना मनपसंद चटपटा कुछ खाना है तो क्या नहीं खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, हमने तो बोल दिया है। हफ्ते में 1 दिन आपको जो लगे वो आप खा सकते हैं, लेकिन आपको अगर स्टमक टू रेक्टम क्लींजिंग नहीं करवानी है खुद की, तो फॉर एग्जांपल मैं अपने
खुद को एक एग्जाम्पल मान के चलता हूँ कि मुझे पता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा मसालेदार सब कुछ खा लूँगा, फिर चाहे वो वेजिटेरियन पनीर पुलाव हो या फिर पनीर की सब्जी हो या फिर नॉन वेजिटेरियन करी हो, दोनों ही हमारे लिए इक्वल है, क्योंकि दोनों में ही करी के जो अंदर मसाले हैं वही घातक होते हैं। अगर आप सिर्फ रोस्टेड पनीर खा लो या फिर रोस्टेड चिकन खा लो तो हमें कोई ज़्यादा एतराज़ नहीं है। बट अगर ये टेस्ट बढ़ाने वाली जो ग्रेवी होती है, वो ग्रेवी अगर आप अवॉइड करते हैं और सिर्फ अगर आप हफ्ते में मान लीजिए एक बार बॉइल्ड एग, बॉइल्ड चिकन, बॉइल्ड फिश या बॉइल्ड मटन खाते हैं जिसमें नमक भी नहीं मिलाना है, बस आपको लगता है कि आपके बॉडी के अंदर B12 जाना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन कुछ ना कुछ डाइट जाना चाहिए, और या फिर आप पहले नॉन वेज के शौकीन रह चुके हैं तो एकदम से कैसा छोड़े, कोई बात नहीं, आप सिर्फ उबला हुआ लीजिए। अगर आपके घर में करी ही बनती है तो उस करी में से बाकी सब चीज़ें आप छोड़ लीजिए, सिर्फ पीसेस निकाल के आप उसको खा लीजिए, तो आपको स्टमक टू रेक्टम क्लिनजिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम एक मुद्दे की तरफ आते हैं कि हफ्ते में एक बार यानी महीने में 4 बार नॉनवेज खाने के लिए यहाँ पे आपको परमिशन क्यों मिल रही है? तो एक मेरा लॉजिक है, ज़रूरी नहीं कि वो सही है, या मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि उसे उसी हिसाब से आपने कंसिडर करना चाहिए। ये मेरा लॉजिक है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जो कार्निवोरस जानवर होते हैं जिनका डिज़ाइन फूड मीट ही होता है, जो दूसरे एनिमल्स को हंट करते हैं फिर उनका मीट डायरेक्टली खाना शुरू कर देते हैं एनिमल को मारने के बाद, तो ऐसे जो कार्निवोरस जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके आप टिप्स देखना, वो सारे के सारे टिप्स है ना ऐसे कैनाइन होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ ऊपर फोटो डालने की कैनाइन टिप्स की, ठीक है। और जो हार्बीवोरस जानवर होते हैं, फॉर एग्जांपल गाय, घोड़ा, बहुत सारे जंगली जानवर जो बहुत हेल्दी होते हैं जैसे बाइसन वगैरह, ये सारे जानवर हार्बीवोरस है। इनके टिप्स आप देखना, वो पूरे चपटे होते हैं हर तरफ से, ठीक है, ये कुदरत ने डिज़ाइन किया हुआ है उनको। तो जो कार्निवोरस जानवर होते हैं उनका जो डाइट होता है वो दूसरे जानवर को हंट करना और उनका मीट खाना, ठीक है। हार्बीवोरस जानवरों का डाइट कुदरत ने क्या डिज़ाइन किया है कि इन्होंने लीफीज, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कंदमूल, इस जैसी जो चीज़ें अवेलेबल है वो खानी चाहिए, ये कुदरत ने डिसाइड किया, अभी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस देखिए, एक है कार्निवोरस, एक है हार्बीवोरस। अब कार्निवोरस जानवर डिज़ाइन किया है जिस तरह से, वो इंट्यूशन उसे क्या बोलेगा कि मैं ये घास खाऊं, खाएगा वो घास? नहीं। लेकिन उसके सामने अगर आप बॉइल्ड एग रख दीजिएगा या फिर कोई बोटी रख दीजिएगा, मांस बोटी, तो फटाक से जाके उस बोटी को और वो बॉइल्ड एग को खाना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसका डिज़ाइन ही वैसा हुआ है कि उसे पता है कि ये मेरा डिज़ाइन फूड है, ये मैंने खाना चाहिए। अगर आप किसी कुत्ते को अगर 2-4 दिन बोटी खिलाना शुरू कर दोगे ना, तो बेचारा पूंछ हिलाते लेता आपके पीछे आएगा। लेकिन उसे आप पूरन की रोटी खिलाओ, वो सिर्फ देखेगा कि ये क्या है, क्या दे रहा है मुझे, इस तरह से ये बात बच जाएगी। और ऑन अ कॉन्ट्राडिक्टरी अभी हम इधर देखते हैं, गाय या फिर बाइसन या फिर घोड़ा, इन जैसे जानवरों के सामने अगर आप बॉइल्ड एग रखो या फिर चिकन मांस बोटी का कोई पीस रखो, तो क्या वो इसे खाएंगे? नहीं, क्योंकि उनके अंदर कुदरत ने वो इंट्यूशन ही ऐसा डाला है कि ये देख के उनके पता चल जाएगा कि ये मेरी खाने की चीज़ नहीं है। लेकिन आप उनको फल काट के रखो, उनके सामने ताज़ी हरी पालक रखो या फिर ताज़ी हरी सब्जियां और कंदमूल जैसी कोई चीज़ रखो, तो वो फटाक से उसके ऊपर झपट के उसे खाना शुरू कर देंगे। तो ये है डिज़ाइंड फूड। अब हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम इसमें एग्जैक्टली कहाँ रहते हैं? देखिए, हमारे लगभग विजडम टिप पकड़ के 32 टिप्स होते हैं। अब 28 से लेके 32 टिप्स हर किसी के अपर और लोअर जॉ में तो रहती ही है। तो हम ये मान के चलते कि ऑन एन एवरेज हर पर्सन के अपर और लोअर जॉ के अंदर 30 टिप्स है। अब महीने के दिन भी 30 पकड़ के चलते हैं। तो इन 30 टिप्स में आप ह्यूमन के टिप्स को ऑब्जर्व कीजिए। हम ह्यूमन बींग्स के लगभग 4 टिप्स इन कार्निवोरस जानवरों के जैसे कैनाइन शेप में रहते हैं और हमारे लगभग 26 टिप्स इन हार्बीवोरस जानवरों के जैसे रहते हैं। देखिएगा अपने टिप्स को कभी ऑब्जर्व करके, हमारे लगभग 26 टिप्स जो है वो हार्बीवोरस जानवरों के जैसे हैं और सिर्फ हमारे 4 ही टिप्स इन कार्निवोरस जानवरों के जैसे हैं। तो मैं ये ऐसी प्रपोर्शन सामने रखता हूँ कि महीने के अगर 30 दिन है और हमारे टिप्स भी अगर 30 हैं, तो महीने के 4 दिन हम निकाल देते हैं
26 दिन हम हार्बीवोरस डाइट को दे देंगे और 4 दिन हम सिर्फ नॉन वेजिटेरियन डाइट को दे देंगे। तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाता है मेरे लॉजिक के हिसाब से। अगर आप में से कोई लोग प्योर वेजिटेरियन है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। इस चीज़ को आपको फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है और बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि वेजिटेरियन रहना सही में बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप व्यूवर्स में से अगर कोई लोग ऐसे हैं जो नॉनवेज के बहुत ज़्यादा शौकीन है और जो बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं एवरी ऑल्टरनेट डे समझ लीजिए, या एटलीस्ट मैं ये मैक्सिमम पकड़ के चलता हूँ कि 30 दिन में 20 दिन तो नॉनवेज खाते ही खाते हैं, तो प्लीज़ ऐसे लोग जो नॉनवेज के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, आप इस चीज़ को समझिए। कार्निवोरस जानवर और हार्बीवोरस जानवर में फ़र्क है और हम बहुत ज़्यादा नज़दीक है हार्बीवोरस जानवरों के। अब और एक डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। कार्निवोरस जानवरों का जो इंटेस्टाइन है ना, वो बहुत छोटा होता है। पेट के बाद जो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट होता है एनस तक, वो उनका बहुत छोटा होता है। क्यों? क्योंकि उनका जो डिज़ाइन फूड है, मांस वगैरह खाना, वो बहुत जल्दी जल्दी डिकम्पोज होना शुरू होता है। तो जैसे उनके पेट में जाता है, उनका तो फूड शुरू ही होता है डाइजेस्ट होना जुबान से। उनकी जो टॉक्सिक लार रहती है वो उनके फूड में जाती है, फिर वो गले से लेकर पेट में आता है। पेट में भी ज़्यादातर तक नॉनवेज नहीं रहता है कार्निवोरस जानवरों के, वहाँ पे भी जल्दी से जल्दी डाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। और इसलिए कि वो ज़्यादा देर शरीर के अंदर नहीं रहना चाहिए, तो स्टमक से लेके तो एनस तक उनका जो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है वो बहुत छोटा होता है। वो फूड जल्दी जल्दी बाहर निकल के बॉडी के बाहर फेंका जाता है। हार्बीवोरस जानवरों को आप ऑब्जर्व कीजिए, हम हार्बीवोरस जानवरों में ही आते हैं, क्योंकि हमारा स्टमक से लेके तो रेक्टम तक जितना भी इंटेस्टिनल ट्रैक है ना, वो कार्निवोरस जानवरों जितना छोटा तो बिल्कुल नहीं है। अब कार्निवोरस जानवरों का इंटेस्टिनल ट्रैक छोटा रहता है, इसलिए उनके आजू बाजू की फिजियोलॉजी भी बहुत कम होती है, इसलिए कभी भी देखना उनके पेट ऐसे अंदर स्कूप्ड रहते हैं। लेकिन हार्बीवोरस जानवरों का इंटेस्टिनल ट्रैक बहुत लंबा होता है, पेट से लेकर तो एनस तक। तो हमारे यहाँ की फिजियोलॉजी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए जितने भी हार्बीवोरस जानवर होते हैं उनके पेट के इर्द गिर्द देखना आप, उसका शेप थोड़ा मोटा ही रहेगा। आप बाइसन को देख लो, गाय को देख लो, घोड़े को देख लो, आप खुद अपनी ह्यूमन को भी देख लो, हमारे पेट लगभग ऐसे पूरे घिरे हुए रहेंगे अच्छे खासे। ये एक फ़र्क है। तो लॉजिक तो बनता है कि जो मीट जल्दी से जल्दी डिकम्पोज होता है सबको पता है, और वही मीट खाने वाले जितने भी जानवर हैं उनका स्टमक से लेके रेक्टम तक जो इंटेस्टिनल ट्रैक है वो बहुत छोटा है। उनके टिप भी कैनाइन है, मतलब वो डिज़ाइन किया गया है उनके लिए फूड कि आप मीट ही खाओ। लेकिन हम इसलिए कि हमारा इंटेस्टिनल ट्रैक स्टमक के बाद का एनस तक का बहुत ज़्यादा बड़ा है, हमारे टिप्स भी चपटे हैं, पटाशी के दांत बोलते मराठी में, और इसको हम नॉन हार्बीवोरस जानवरों के टिप यहाँ कहेंगे। तो ये भी सब चपटे हैं, एग्जैक्टली कैनाइन टिप नहीं है। इसलिए हार्बीवोरस और कार्निवोरस जानवरों का जो डिज़ाइन फूड है, कुदरत की तरफ से डिज़ाइन किया गया है, उसमें हमने छेड़छाड़ करना नहीं चाहिए। अब इसलिए कि ह्यूमन बीइंग के हमारे सिर्फ 4 टिप्स कैनाइन है और बाकी 26 टिप्स हम पकड़ के चलते हैं कि हार्बीवोरस जानवरों के जैसे चपटे हैं। तो हमने 30 दिन में 26 दिन प्योर वेजिटेरियन डाइट खाना चाहिए और 4 दिन नॉन वेजिटेरियन डाइट खाना चाहिए। लेकिन इसलिए कि हमारी लार, हमारा सब कुछ मैक्सिमम तो हार्बीवोरस जानवरों के जैसा है, इसलिए हम कच्चा मांस तो नहीं खा सकते। तो मांस को आप उबाल के खा लीजिए, कोई टेंशन नहीं। B12 वगैरह जो विटामिन डेफिशिएंसी हो सकती है वो ख़त्म हो जाएगी। वो अगर आप इस तरह से मीट बॉईल करके खाओगे तो आपको उसका फ़ायदा ही होगा, लेकिन सिर्फ 4 बार महीने में, यानी हफ्ते में 1 बार। अगर आप कुछ ऐसे रिलीजियस बैकग्राउंड से आते हैं कि जहाँ नॉनवेज को बात भी नहीं होती है, तो आप इसको तो मैटर को ही भूल जाइए, आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत ज़्यादा नॉनवेज भी खाते हैं, ऐसे लोग प्लीज़, मैंने अभी तक जो एग्जांपल दिए कार्निवोरस और हार्बीवोरस जानवरों के, उनके कैनाइन टिप्स के, उनके इंटेस्टिनल ट्रैक से लेके तो बाकी सब, इसको कंसिडर करके प्लीज़, अगर आप ज़्यादा नॉनवेज खाते हो तो नॉनवेज की मात्रा धीरे धीरे कम करें। आपका यूरिक एसिड भी कम हो जाएगा, उसकी मात्रा नहीं बढ़ेगी। आप ये सोचो कि आप आपका ही डिज़ाइन किया हुआ फूड खाने वाले हो, तो कुदरत आपके साथ कोई गड़बड़ भी नहीं होने देंगी। आप 26 दिन वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन डाइट में रहें, 4 दिन आपको खुशी है, एकदम से छोड़ नहीं सकते, तो धीरे धीरे ये 4 दिन तो आपको नॉनवेज खाने के लिए परमिशन मिल ही रही है। तो मेरे ख्याल से अब मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपने नॉनवेज मिर्च मसालों में डाला हुआ, ग्रेवी में बना हुआ नहीं खाया है,
सिर्फ बॉईल करके अगर खाया है और वो भी हफ्ते में एक बार, तो आपको स्टमक टू रेक्टम क्लिनजिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हफ्ते में एक बार ही सिर्फ बॉईल किया हुआ, जिसमें ना नमक है ना मिर्च है ना कुछ है, सिर्फ प्योरली बॉईल किया हुआ नॉनवेज डाइट। तो नॉनवेज डाइट में जैसी मान्यता है कि फ़िश बहुत गर्म होती है, तो फ़िश को आप ठंडी के दिनों में खाओ। कहा जाता है कि गोट मीट जो होता है वो खाने में थोड़ा ठंडा होता है, तो उससे आप समर सीज़न में खाओ। और जो बॉइल्ड चिकन है वो तो ऑन एन एवरेज कोई भी सीज़न में खा सकते हैं। फिर भी मेरा खुद का एक प्रयास रहता है और मैं भी आपको वो सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो बारिश के दिन शुरू होते हैं, तो बारिश के दिनों में जितना हो सके उतना नॉन वेजिटेरियन डाइट से आप अपने आप को बाजू में रखें। आपने देखा भी होगा हमारे इंडियन कल्चर में उसमें थोड़ी रिलीजियस एस्पेक्ट भी डाल दिया है, बहुत ज़्यादा उपवास रखे हैं। क्यों? क्योंकि बारिश की सीज़न में सारा इकोसिस्टम ही ऐसा हो जाता है कि वायरसेस बढ़ते हैं, बैक्टीरियाज बढ़ते हैं। कहीं से भी अगर बाहर की कोई इधर उधर से चीज़ अगर हम खा लेते हैं तो बड़े इजीली हमारे अंदर इन्फेक्शन चले जा सकता है, हम बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए बारिश के दिनों में देखना सबसे ज़्यादा उपवास भी उसी वक्त आते हैं। उपवास, इस बात को ध्यान में रखना, क्योंकि वह हमारे लेवल 3 में आने वाली चीज़ है। तो नेक्स्ट ऐसे सवाल आते हैं मन में कि शुरुआत तो करनी है, लेकिन मुझे समोसा खाने की इच्छा हो रही है, बर्गर खाने की इच्छा हो रही है, पिज़्ज़ा खाने की इच्छा हो रही है, फास्ट फूड खाने की इच्छा हो रही है, गुपचुप खाने की इच्छा हो रही है, गोलगप्पे, डोसा खाने की इच्छा हो रही है, तो अब मैं कैसे करूँ? कोई बात नहीं। अगर आपको ये सब चीज़ें खाने की इच्छा हो रही है वो स्वाभाविक है, क्योंकि इतने दिनों से हम खाते ही आ रहे हैं। तो हफ्ते में 2-3 दिन के बाद अगर आपकी इच्छा हो गई, तो अगर एक फुल डोसा जो आता है उसकी सिर्फ 1/4 क्वांटिटी आप खा लीजिए। अगर 10 गोलगप्पे आप खाते थे तो सिर्फ जाके 2 या 3 खा के वापस आ जाइए। अगर आपको पिज़्ज़ा या बर्गर खाने की इच्छा होती थी तो ऑन अ स्मॉलर नोट, नैरो डाउन अगर मैं इस चीज़ को करूँ तो मुझे यही बोलना है कि जो आप पहले खाते थे ना, उस क्वांटिटी में से 3 हिस्से ही निकाल दीजिए, सिर्फ एक हिस्सा, सिर्फ 1/3 क्वांटिटी आप खा लीजिए। तो इनिशियली आपकी इच्छा भी तृप्त हो जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा हर्डल भी नहीं आएगा कि मेरे ऊपर कंपल्शन आ गए, और इजी गोइंग होते होते एक दिन ऐसा आएगा कि आप ये सब चीज़ों से हफ्ते भर के लिए बाहर भी हो जाओगे। फिर आपकी मन में इच्छा भी नहीं आएगी ये सब चीज़ें खाने की। नेक्स्ट चीज़, हमने शक्कर और गेहूँ और दूध, इन चीज़ों को आपसे दूर रखा है। तो दूध के बारे में मैं बहुत जल्दी कंक्लूड कर देता हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। अगर आपको गिर गाय का दूध मिलता है तो उस दूध का दही बना के आपने रखना है, या फिर आपको फुल गारंटी है कि जो दूध आपके पास आ रहा है उस गाय को ना कोई इंजेक्शन दिया गया है, ना कोई ह्यूमन फूड खिलाया गया है, यानी रोटी बाजरा ये सब नहीं खिलाया है। गाय को अगर सिर्फ घास खिलाई है या फिर उसके लिए जो डिज़ाइन फूड है उस टाइप का अगर किसी ने कुछ बनाया हुआ फूड उसे खिला दिया है तो चलेगा। लेकिन उसको इंसान की बासी हुई रोटियां खिला रहे हैं, ऐसी कोई गाय का दूध अगर आपके पास आ रहा है तो शायद उसे अवॉइड करना चाहिए। तो प्योरली गिर गाय का अगर दूध है तो उसका घी बना के आप अपने पास रख लीजिए, या फिर ऐसी कोई भी गाय जो प्योर नेचुरल, उसका जो डिज़ाइन डाइट है उसके ऊपर जी रही है, उसको ना बाहर से कोई इंजेक्शन दिया जा रहा है हार्मोन का, ऐसा कुछ नहीं है, तो उस गाय का भी आप दूध अपने पास रख सकते हैं उसका दही बनाने के लिए। दही क्यों बनाना है और दही ही क्यों खाना है? क्योंकि दूध और दूध से बनी हुई सारी चीज़ें जैसे जैसे उसके प्रोडक्ट बनते जाएंगे ना, वैसे वैसे वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में उतना ज़्यादा समय लेगा। मतलब दूध, अब गाय है इतनी बड़ी, उसका बछड़ा कितना बड़ा होता है उस हिसाब से उसका दूध डिज़ाइन किया है नेचर ने। हम हैं छोटे से, हमने इतना बड़ा दूध क्यों लेना चाहिए, उस टाइप का दूध क्यों लेना चाहिए? दूसरी चीज़, हम जब स्टमक टू रेक्टम क्लिनजिंग करते हैं तो हमारे हमने जो सॉल्ट वाटर ट्रीटमेंट लिया था उसका पूरा पानी फ्लश कर करके फोर्सफुली हमारे अंदर के स्टमक से लेके तो स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके तो लार्ज इंटेस्टाइन तक का सारा मटेरियल बाहर निकाल देता है। पूरा प्लार्क, येलोइश जो कुछ चीज़ें हैं वो बहुत सालों से अंदर चिपकी हुई जो चीज़ें हैं उसे स्क्रब कर करके वो बाहर निकाल के फेंक देता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि उसके साथ हमारे इंटेस्टाइन के अंदर के कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी निकल गए होंगे। बिल्कुल निकल गए होंगे, बिल्कुल ही नहीं निकल गए होंगे ये तो हम कह ही नहीं सकते। तो इसलिए कि हमें उन बैक्टीरियाज की रिकवरी करनी है तो हमें प्रोबायोटिक, यानी जैसे दूध है उसके बाद अगर उसको हमने दही बनाने के लिए उसमें कुछ बैक्टीरिया डाल दिया है तो वो पूरा दही बन जाता है। तो इस तरह से दही 100 ग्राम 150 ग्राम अगर हम खा लेते हैं स्टमक टू रेक्टम क्लिनजिंग के बाद, तो हमारी जो बैक्टीरिया की डेफिशिएंसी आ जाती है वो रिकवर हो जाती है।
इसलिए गिर गाय का दूध अगर आपको मिलता है तो वो वेल एंड गुड, आप अपने डाइट में उसका दही जो है वो कंज्यूम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हफ्ते में 2 दिन या फिर हर स्टमक टू रेक्टम क्लिनजिंग के बाद भी। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, शक्कर, वाइट क्रिस्टलाइन शुगर और गेहूं की रोटी। देखिए, हम जो नेचुरल डाइट सिस्टम आपको सजेस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग तो ऐसा है कि ह्यूमन बीइंग ने सिर्फ फल फूल पत्तियाँ, वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, इसी तरह की चीज़ें खानी चाहिए। ओके, बट अगर मान लीजिए कोई खेत है, खेत में किसी ने जवार डाल दिए थे और किसी ने गेहूँ डाल दिए थे, तो जो जवार और जो गेहूँ अभी लगा है, अगर उसको हम तोड़ के उसको पिंच करेंगे तो जिसमें हल्का सा रस निकलेगा या होगा, जो मॉइस्चराइज्ड होगा, ऐसे सारे अनाज हम खा सकते हैं। जैसे मक्का हो गया, खेत में से तोड़ के लाए और हम डायरेक्ट अगर खाना शुरू कर दिए तो वो मक्का हम खा सकते हैं। लेकिन वो मक्का जिसको पूरे दाने निकाल के सूख दिया है, टोटली ड्राई करके रखा हुआ है, वो हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, वो ऑलरेडी डेड फूड है। और हम कौन सा फूड खाते हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस चल रहा हो या जो लाई हो, जिसमें रस हो, उस टाइप का डाइट हम प्रीफर करते हैं। तो वैसे तो रोटी बनती है गेहूँ से, गेहूँ है ड्राइड दाना यानी मर गया है वो, तो उस गेहूँ की फिर से उसे पिसा के हम लाना, फिर उसकी रोटी बनाना, फिर उसमें पानी मिलाना, फिर उसको हीट ट्रीटमेंट करना, ये सब चीज़ें आ जाके उसका रोटी का तो हमें वो प्रॉपर डाइट मिलता ही नहीं जो नेचर ने उसे ताज़ा गेहूँ के फॉर्म में रखा था। एक्चुअली वो हमने खाना चाहिए, अब वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम ये रोटी वगैरह खाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की गेहूँ की बनी हुई जो रोटी है उसमें अंदर ग्लूटीन है, बाकी की सारी चीज़ें हैं। तो हर एक ह्यूमन बॉडी थोड़ी थोड़ी अलग होती है, किसी की बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, किसी की बॉडी कैसे एडजस्ट कर लेगी। इसलिए हम ये तो नहीं बोल सकते कि रोटी खाने के बाद हर किसी की शुगर 30 या 40 क्वांटिटी से बढ़ जाएगी। मतलब अगर उसका 130 नॉर्मल शुगर था और उसने 4 रोटी खा ली और फिर से अपनी शुगर चेक की तो 170 हो ही जाएगी, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन नहीं होगी इसकी भी कोई गारंटी है, क्योंकि हर ह्यूमन बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है। बट इतना श्योर है कि गेहूँ में ग्लूटीन है और गेहूँ में से जितनी शुगर मिलती है और जिस फॉर्म में मिलती है वो, और वाइट क्रिस्टलाइन शुगर जिस फॉर्म में हम लेते हैं वो, ये दोनों ही एनर्जी के भंडार होते हैं। जैसे ही हमारे ज़ुबान को शुगर की टेस्ट आती है या गेहूँ जैसी रोटी की टेस्ट आती है तो पूरे सिग्नल चले जाते हैं कि शुगर आ रही है, एनर्जी का भंडार आ रहा है। तो होता क्या है, सारे का सारा जब वो पचने लगता है तो उसमें से शुगर निकाल के ब्लड की तरफ जाता है। कुछ शुगर होता है जो लीवर अपने पास ही रख लेता है रिजर्वायर करके कि अगर इमरजेंसी आगे पड़ी तो क्या। कुछ शुगर जो है वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाती है। तो ये जो ब्लड में मिक्स होने वाली शुगर है उसका लेवल रेगुलेट करने के लिए हमारा शरीर पैनक्रियाज में से इंसुलिन बनाता है और वो इंसुलिन बाइल जूस के थ्रू हमारे ब्लड में मिक्स करवा देता है, खाने में भी जाता है इधर उधर। वो परफेक्ट तो आपको डॉक्टर ही बताएंगे मैं टेक्निकल इंजीनियरिंग साइड से हूँ। तो इंसुलिन जो है वो हमारा शरीर बनाता ही इसलिए है कि एक्सेस शुगर आ गया है। अगर आप 10 केले भी खा लोगे, स्वीट्स फ्रूट कोई भी जितना ज़्यादा खा लोगे तो भी आपका शरीर तुरंत से इंसुलिन नहीं बनाता है, क्योंकि वो फ्रूट्स में से शुगर की जो मात्रा है वो इतनी माइल्ड है कि उसे तो बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेती है हमारी बॉडी, डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा ब्लड, सब कुछ। बट ये जो डायरेक्ट क्रिस्टलाइन शुगर हम खाते हैं या फिर रोटी जब हम खाते हैं तो जैसा मैंने पहले बताया, इसमें से आने वाली शुगर को कुछ पोर्शन लीवर अपने पास रख लेता है रिजर्वायर करके, कुछ पोर्शन हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है और ब्लड में जो मिक्स हो गया पोर्शन है शुगर का उसको रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पैनक्रियाज के थ्रू इंसुलिन भी तैयार होना शुरू हो जाता है। अगर ये हम बार बार इंटेक बढ़ाते रहेंगे तो पैनक्रियाज को भी उतनी क्वांटिटी का इंसुलिन बनाते रहना पड़ेगा। ये अगर प्रोपोर्शन बिगड़ गया आगे चल के तो एक लेवल ऐसी आती है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में आ जाता है। मतलब शुगर की मात्रा तो बढ़ रही है लेकिन उसके लिए जितना ज़्यादा इंसुलिन बनाया जा रहा है वो शुगर को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। तो ये कंडीशन में एक्सेसिव वेट गेन होना शुरू होता है और प्री डायबिटिक, डायबिटिक, पोस्ट डायबिटिक, इस तरह की कंडीशंस आना शुरू हो जाती है। और सबसे मेन बात, जब भी कभी शुगर हमारे अंदर आना शुरू होती है ना, तो उससे अगर हमारा शरीर कंज्यूम कर लेता है और कुछ ब्लड में रखता है, लीवर अपने पास कुछ रिजर्वायर रखता है, तो जो कंज्यूम की हुई शुगर है, एनर्जी,
वो एनर्जी खत्म होने के बाद है ना, शरीर को लगता है कि अरे मेरे पास से एनर्जी निकल गई है तो मुझे और एनर्जी चाहिए, तो वो फिर और ऐसी कुछ एक्टिविटी करता है कि आपका माइंड बोलता है कि चलो मैंने कुछ खा लेना चाहिए, चाय पी लेनी चाहिए, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, चाय पीऊँगा तो शायद फ्रेश लगेगा, अरे शायद मैंने रोटी कम खा ली थी, मुझे भूख लग रही है, मैंने फिर से रोटी खा लेनी चाहिए। मतलब वो फ़ोर्सफुली आपके मन को ऐसा कुछ कर देगा कि आप ये फिर से हाई शुगर कंटेंट वाला डाइट खाते ही रहोगे और शरीर अपनी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करते रहेगा, जो कि गलत है। हमारे एपिसोड 2 में आपने जो प्रोग्राम देखा होगा, उसमें हमने अर्ली मॉर्निंग से ही आपको दूर रखा है व्हाइट क्रिस्टलाइन शुगर से, मिल्क से, चपाती से, ठीक है ना। अब क्या होगा इसका फ़ायदा देखिए। आपको अगर याद है तो मैंने बताया था हमारे एपिसोड 2 में कि आपका पानी पीने की क्वांटिटी और खाना खाने की क्वांटिटी धीरे धीरे कम होगी, या फिर इतना कम खा के भी हम इतने अच्छे से कैसे रह सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करते हैं और इस चीज़ को रिलेट करते हैं। जब तक आप डायरेक्ट क्रिस्टलाइन शुगर और चपाती या इस जैसे कोई और मिलेट्स वगैरह जैसी रोटियां खाओगे जिसमें हाई कार्बोहाइड्रेट भी है और शुगर भी है, तो ऐसी चीज़ें खाने के बाद जैसे ही आपका एनर्जी लेवल ड्रॉप होगा, आपकी बॉडी फिर से फूड डिमांड करेगी और ये प्रोसेस एक रोलिंग प्लान की तरह से चलते ही रहेगा। ड्रॉप हो गया फिर डिमांड हो जाएगी, ड्रॉप हो गया फिर डिमांड हो जाएगी, ड्रॉप हो गई शुगर, एनर्जी कम हो रही फिर से डिमांड की जाएगी। इसलिए आपका शरीर हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहने की कोशिश करते रहेगा। अब आपने अगर व्हाइट क्रिस्टलाइन शुगर ख़त्म कर दिया आपके डाइट में से, रोटियां अगर कम कर दी और आपको जो शुगर मिलनी चाहिए नेचुरल आपकी बॉडी के लिए, वो आपको स्वीटनिंग फ्रूट्स और बाकी फ्रूट्स में से मिल ही रही है। राइस आपको शाम को खाना है उसमें से भी मिल रही है। तो आप के बॉडी को धीरे धीरे आदत लगती है, एक्सेसिव शुगर नहीं आ रही है, कोई टेंशन नहीं। फिर वो एनर्जी का लॉस होना, ड्रॉप होना, फिर उसकी डिमांड करना, वो जो प्रोसेस रहती है ना, जो रूलिंग प्लान के हिसाब से चलती रहती है, वो धीरे धीरे करके हफ्ते भर के अंदर ही खत्म हो जाती है। इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था एपिसोड 2 में कि अगर आप अपनी बॉडी को अल्कलाइन करने के प्रोसीजर शुरू करोगे तो आपकी बॉडी बार बार खाने की डिमांड भी नहीं करेगी, पानी की भी डिमांड नहीं करेगी, उल्टा वो एनर्जेटिक रहेगी। तो ये चीज़ इस तरह से यहाँ रिलेट होती है। जितना आप शुगर कम खाओगे और जो शुगर आपको लेनी है वो अगर मिलने वाले फ्रूट से ही अगर आप लोगे, स्वीटनिंग फ्रूट हो गया, कैरेट्स हो गया, या और भी ऐसे हमारे डाइट में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में अवेलेबल चीज़ें हैं जिनको हम कंज्यूम करने के बाद वो हमारी शुगर की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। लेकिन जो एक्सेस शुगर हम लेते थे उसको अगर हम ख़त्म करेंगे तो धीरे 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 हफ्ते 2 हफ्ते में आपका शरीर अपने आप को एडॉप्ट कर लेगा और वो आपको अभी एक्सेसिव कुछ ना कुछ खाते रहने के लिए नहीं उकसाएगा। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, जब भी लगेगी एकदम कंट्रोल्ड मैनर में रहेगी। उसको अगर आपने स्किप भी कर दिया तो भी आपकी बॉडी आपको कोई परेशानी नहीं देगी। और इसलिए कि आप अपने स्टमक को और गट सिस्टम को काफ़ी देर तक के गैप दे रहे हो, काम ही नहीं दे रहे हो, और उनका जो मनपसंद काम है पूरी बॉडी को स्कैन करते रहना, उसके लिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस करते रहना, एंटीबॉडीज़ बनाते रहना, ये सब चीज़ें वो करती रहती है। इसलिए आपको एकदम हल्का फुल्का लगता है, आपका शरीर ही टोटली बदले जैसा हो जाता है। ये एक्सपीरियंस हमने किया है और आपको तो रेडीमेड कुछ थ्योरेटिकल बातें भी पता चल रही है। तो ज़रूर इन सब चीज़ों का फ़ायदा लीजिए और बहाने से नहीं, बिगनिंग से ज़रूर होगा। और रिलैक्सेशन भी अभी बहुत मिल चुका है तो ज़रूर स्टार्ट कीजिए। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।